हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पूरा बिल्कुल एकदम मैप देखेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट पढ़ेंगे और मेन टॉपिक देखेंगे इसके अंदर। जैसे सबसे पहले हम इसके अंदर समझेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ना। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एंड केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। फिर इसके हम टाइप्स भी देखेंगे, जैसे कंबाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी की चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम अपने चैप्टर का नाम डालते हैं। टॉप पर यहाँ पर लिखेंगे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। एकदम पावर मैप के साथ देखेंगे यहाँ पर हम। तो अब यहाँ पर देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में सबसे पहले बेसिक के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको आना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है एंड फिजिकल चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, एंड इस तरफ डाल लेंगे हम फिजिकल चेंज। क्या? फिजिकल चेंज। आई होप ये तो सबको पता ही होगा। ये हम क्या बोलते हैं, क्लास 7th 8th में पढ़ा है हमने, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज वह होता है, कोई एक सब्सटेंस है और उससे मिलकर कोई नया सब्सटेंस बन जाए और जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाए, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। एंड फिजिकल चेंज क्या होता है, कोई सब्सटेंस है वो हमने बनाया, वो ही बन गया, मतलब कोई नो न्यू सब्सटेंस नहीं बना और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो शो हो रही हैं। जैसे मान लो फिजिकल चेंज का एग्जांपल होता है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से वाटर, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। और एक आ जाए अपने रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये क्या है, केमिकल चेंज का है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ एक दो पॉइंट लिख लेते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केमिकल चेंज में क्या होता है, तो इसका हम बढ़िया शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या होते हैं, न्यू सबस्टेंस फॉर्म होती है, न्यू सबस्टेंस, सबस्टेंस लिख देते हैं, सबस्टेंस फॉर्म। इसके अंदर न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं और इसके अंदर नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं। इसके अंदर नो डाल देंगे, नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड, ठीक है। यहां पर फॉर्म लिखा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहां पर फॉर्म लिखा है। एंड ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर वो सारी चेंज हो जाती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इन केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चेंज हो सकते हैं, क्या क्या चेंज हो सकते हैं, इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। एंड इसके अंदर चेंज हो सकती है, जैसे कोई सबस्टेंस है उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज, कलर, डेंसिटी कुछ भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज ही उसकी रहेंगी, ठीक है। कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, तो उसी को हम यहाँ पर फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो एक पॉइंट के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं अपन चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस सच एज, ऐसे लिख सकते हैं हम, सच एज, जैसे शेप, साइज, कलर, और कलर के साथ और डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट देख लिए हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के। अब चलिए इसके अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले केमिकल चेंज का मैंने शुरुआत में दिया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, एक ये पहला हो गया। और दूसरा हो जाएगा जो होता है कर्डिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध से दही बनना, कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना। और बर्निंग ऑफ कैंडल, जो बॉक्स होती है, बॉक्स, या आप जानते हो कैंडल किसे बोलते हैं, मोमबत्ती को ही, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ज्यादातर स्टूडेंट इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज में डाल देते हैं, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल, ठीक है। और अब इसके अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं, ओके।
तो इसके अंदर सबसे पहले अपना हो जाएगा बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन साल्ट इनटू वाटर, ये कुछ एग्जांपल है तो इसको इसके भी लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर से वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। एंड दूसरा अपन लिख लेते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर, वाटर बन जाता है इससे, ठीक है, बर्फ का पिघलने से। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, दो दो हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इनटू वाटर, यदि हम पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व कर देंगे तो वो फिजिकल चेंज ही रहेगा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इनटू वाटर, तो ये हमने यहां पर देख लिया, यहां पर हमने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में हमने यहां पर जान लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको भी पता चल गया होगा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक और न्यू न्यू टॉपिक डालते हैं इसे डिस्कस कर। अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, तो अब हमको ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो यहां पर मैं बताऊं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे वन और उससे भी ज्यादा सबस्टेंस रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड बनाए और नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसको ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कोई भी सबस्टेंस है, एक या दो उससे भी ज्यादा हो, वो रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड बनाते और नई प्रॉपर्टीज बनाते, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम शुद्ध सिंपल भाषा में अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप भी लिख सकते हैं, इससे आपकी मदद हो जाएगी, बढ़िया आपके नोट्स बन जाएंगे। तो वन और मोर सबस्टेंस, वन और मोर सबस्टेंस, मोर सबस्टेंस react to form new compound, न्यू कंपाउंड्स, बढ़िया सिंपल डेफिनेशन के साथ लिख रहे हैं हम यहां पर, न्यू कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। तो क्या ये डेफिनेशन लिखी हमने, वन और मोर सबस्टेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एक और उससे ज्यादा सबस्टेंस रिएक्ट होकर एक कंपाउंड बनाते नया और नई प्रॉपर्टीज बनाती है, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका भी, वैसे इसके एग्जांपल बहुत एक लिख लेते हैं, जैसे हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसका एक एग्जांपल है अपना, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसका ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो पता चल गया होगा कि यहां पर हमने यहां पर केमिकल रिएक्शन को देख लिया, ठीक है। अब इक्वेशन की बारी है, तो हमने रिएक्शन को तो देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब यहां पर हम इक्वेशन को देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ये तो हम देखना ही भूल गए थे। तो चलिए हम इस पेज में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, थोड़ी अपने नोट्स के लिए। तो यहाँ पर हम लाइन में लिखेंगे, मेरे साथ आप भी लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। यहां पर हम देख ये लिखा हुआ अपना ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं कुछ, तो यहाँ पर हम हेडिंग के लिए अपने नोट्स के लिए यहाँ पर थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं। तो इसके अपनी एनसीईआरटी में ही 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो यही इनसे ही हम देखते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अपने पॉइंट्स के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहला अपने एनसीईआरटी में दिया है कि चेंज इन स्टेट, जहां पर उसका स्टेट चेंज हो रहा होगा रिएक्शन में, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कोई एक रिएक्शन है उसके अंदर स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं हम चेंज इन स्टेट, ठीक है,
और नेक्स्ट लिख सकते चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड नेक्स्ट स्टेप ना चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन टेम्परेचर। और लास्ट स्टेप ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी को मैं लिख रहा हूं यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और हम इसको वाल थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं कि स्टेट कैसे चेंज होता है, कलर, गैस, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट, यहां पर हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए हमने यहां पर ये तो सब कुछ देख लिया। अब यहां पर हम आगे देखते हैं, इसके ही आगे देखें तो क्या देखें कि जो केमिकल इक्वेशन है, अब इक्वेशन की बारी आ गई अपनी। तो जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक डाल सकते हैं। यहां पर एक और हेडिंग बनाकर लिखेंगे हम यहां पर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर आप भी डालिएगा कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन का बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको सबसे पहले यहां पर मैं एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलो यही देता हूं, एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं, आप उसमें मत लिखना अपने नोट्स में। ठीक है, तो Mg+O2 इक्वल टू होगा अपना MgO2। तो जी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये क्या है, कभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट या फिर कम क्या बोलते हैं एटम्स, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यहां पर देखो Mg एक है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहां पर भी Mg एक है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया आपको, एग्जाम्पल सिंपल सा। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पर देख, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और इस तरफ को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के एटम्स और एलिमेंट सेम हो जाएं, तभी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। चलिए अब इसके हम यहां पर पॉइंट लिख लेते हैं अच्छे से। तो पॉइंट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट और एटम शुड दोनों तरफ इक्वल हो, तो यहां पर डेफिनेशन के तौर पर लिखिएगा नंबर ऑफ एटम्स of each element should be equal on both side, equal on both side। ठीक है, तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई कि नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जो कि यहां पर जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है इनके दोनों तरफ के जो भी एटम्स हैं, तो ये सभी के इक्वल होना चाहिए, तभी यहां पर हम पुनः केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, और एक और नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं हम फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ये मैंने बताया था कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो, तो उसी को हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां पर हम उसके लिए लिख सकते हैं थोड़ी इनके लिए, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होंगे, तभी यहां पर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉपर सा हम यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर एग्जांपल डालेंगे, एग्जांपल के लिए लिखेंगे हम PbNO3, PbNO3, इसके अंदर हीट से रिएक्शन होगी इसकी, तो यहां पर बनेगी PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो यहां पर अभी क्या, ये अभी अपनी इक्वेशन है ना, बैलेंस नहीं है। ठीक है,
कि लीड नाइट्राइड है ये, और ये लीड ऑक्साइड एंड ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है अपने 4 to 8 9 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सिंपल सी करेंगे, यहाँ पर हम 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी 2 का कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे आसान है, लेकिन एनसीईआरटी में एक अच्छा सा सॉल्यूशन दिया गया है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसको मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डाल लेते हैं यहाँ पर डैश कर कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर आप भी ऐसे टॉपिक डालिएगा, राइटिंग केमिकल ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ये तो सभी को पता रहता है, बच्चे बच्चे को, जैसे हमने बाहर लिखा था, जैसे MgO2, जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, बहुत से हैं, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम यहाँ पर इसके अंदर दो आते हैं इसके अंदर, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के अंदर, सॉरी राइटिंग केमिकल इक्वेशन के अंदर एक आता है अपना स्केलेटल इक्वेशन और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो स्केलेटल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना एलिमेंट की, वो क्या इक्वल नहीं होते दोनों तरफ, तो उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन थी तो उसका जस्ट अपोजिट होता है अपना स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सारे एलिमेंट के, वो दोनों तरफ इक्वल होते हैं, तो इसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये तो बस हमको पता ही है, तो इसके अंदर हम एक टॉपिक डाल सकते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन SKELETAL स्केलेटल इक्वेशन डाल दें सीधा इक्वेशन। तो इसकी यहां पर सीधा अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ atoms of each element on both side are not equal, both sides are not equal, तो इसी को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि दोनों तरफ बैलेंस इक्वेशन हो। तो यहां पर इसको भी लिख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहां पर हम डाल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स of each elements on both side both sides are equal, तो इसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे H+O2 2H2O, तो यहां पर देखना ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पर हाइड्रोजन 2 नहीं है, तो इसकी एग्जांपल हो गया अपना केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। और यदि यहां पर से 2 हटा देते हम यहां पर, तो ये हो जाता अपना स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ पता चल गया होगा। अब वो यहाँ पर देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन की कुछ थोड़ा और पढ़ लेते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हैं कि लिखिएगा मेरे साथ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of
chemical reaction through symbol and formula. Through symbols and फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, किसके थ्रू लिखते हैं, तो सिंबल और फॉर्मूला के थ्रू हम केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था H2O, ये सब क्या एक सिंबल है। H यानी कि हाइड्रोजन का सिंबल है, O ऑक्सीजन का सिंबल है, फॉर्मूला है। इस मतलब तभी हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखिएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एज, और यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट है उसको भी हम यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट के, ठीक है। तो एक तो अपना हो जाता है गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम गैस, लिक्विड एंड सॉलिड and when solution made in water called aqueous, EQ। तो इसका पता मैंने डेफिनेशन क्यों लिखा, क्योंकि गैस, लिक्विड, सॉलिड तो आप ज्यादातर जानते होंगे, और जो बनता है इन वाटर सॉल्यूशन ही वाटर में बनता है, उसी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि EQ। ओके, समझ सकते हैं आप लोग कि जो वाटर सॉल्यूशन से ही वाटर में ही बनता है, क्या बनता है, एक्वस, उसी को हम एक्वस बोलते हैं, EQ, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, द रिएक्शन कंडीशन such as temperature, pressure and catalyst are indicated above or below the arrow। इस लाइन को आगे समझते हैं, इस लाइन को बड़ी एक एग्जांपल भी है आगे, तो इस लाइन को हम पूरा समझ जाएंगे। द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट आर इंडिकेट अबव, बिलो और एरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर समझते इस पॉइंट को। तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स के अंदर यहाँ पर डालना है सीधा टाइप्स। क्या डालना है, टाइप्स। तो अब इसके जैसे आपकी एनसीईआरटी में टाइप करके दिए हैं, कंबाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये यहाँ पर दिए गए आपके 6 दिए गए हैं, तो सबके 6 को समझते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर पहला ही डालते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। तो यहां पर आप भी डालिएगा ऐसे ही, कंबाइनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कंबाइनेशन रिएक्शन वो होता है जैसे मान ले कोई दो एलिमेंट्स को या दो एलिमेंट से मिलकर या दो सबस्टेंस को मिलकर एक सबस्टेंस बने, तो उसी को हम यहाँ पर कंबाइनेशन रिएक्शन बोलते हैं। या जैसे मान ले कोई दो एलिमेंट्स हैं या कोई दो कंपाउंड हैं, उनसे कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड बने या कोई एक नया सबस्टेंस बने, तो उसी को ही हम यहाँ पर कंबाइनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं हम भी, आप भी लिखिएगा कि टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form new compounds is known as combination reaction। कोई दो एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाए, तो उसी को हम यहाँ पर कंबाइनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो और इसी के अंदर यहाँ पर हम दो रिएक्शन और देख लेते हैं। इसी के अंदर आती है बेसिकली जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी के अंदर यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अरे इसका तो हमने एग्जांपल देखा ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
यहाँ पर देख लेते हैं इसका ही हम कंबाइनेशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल डालिएगा। कंबाइनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे मान लो कोई है 2Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बनता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो एलिमेंट है, एक दो मिलकर क्या बना, एक सबस्टेंस बना, एक कंपाउंड बना, तो इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड, ये हैं इसके एग्जाम्पल और भी हैं, पर हमने एक देख लिया, समझ गया होगा कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमको एक नया कंपाउंड बना, तो इसी को हम कंबाइनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डाल दी। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक है ना, इसको सिर्फ एक पॉइंट के अंदर याद रख लो, ये स्टार लगा लो, एक पॉइंट है इसका अच्छा सा, कि ये क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, हीट को रिलीज करती है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर अच्छा सा मैंने पॉइंट बताया है कि हीट इज प्रोड्यूस्ड और क्या करती है, और रिलीज, और क्या करती है, रिलीज। तो ये आप याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन यहां पर लिख लेते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो इसका अपोजिट हो गया, ये हीट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, ये हीट को क्या करती है, ऑब्जर्व। बड़ी एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, एक एक अच्छी लाइन, बस यही है, मेन पॉइंट लिख रहा हूं मैं, हीट इज ऑब्जर्व। यहां पर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये हीट को तो प्रोड्यूस करती है और ये हीट को ऑब्जर्व करती है। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ साइन भी शो कर देते हैं, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, एंड ये अपना सॉलिड हो जाता है मिलकर। तो ये क्या है, अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल लिख लिएगा। यहाँ पर एक्सोथर्मिक का एग्जांपल रहेगा अपना, लिख सकते हैं, हाँ CH ले सकते हैं, CH4 प्लस 2O2, और यहाँ पर अपना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो कि अपना गैस होता है, प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हमने देख ली है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जस्ट अपोजिट होती है अपनी कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर कंबाइनेशन रिएक्शन में क्या देखा था कि A प्लस बी यानी कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट बना। तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बनना। तो ये तो अपना डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये है दोनों में अंतर, बस, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो यहां पर हम इसकी सीधी डेफिनेशन लिखते हैं, वन कंपाउंड या फिर या रिएक्टेंट, ठीक है, रिक्वायर्स एनर्जी, जैसे कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, टू ब्रेक into two or more element, या फिर यहां पर लिख सकते हैं जैसे लगाकर कंपाउंड्स और प्रोडक्ट तो इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है। तो ये एक अपना कंपाउंड है, तो इससे क्या बनेंगे, दो तीन कंपाउंड टूटेंगे, जैसे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखना, एक कंपाउंड था
आयरन सल्फेट, तो इससे क्या हुए, 3 कंपाउंड टूटे, 1 2 3, तो इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट पेज में चलिए, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट डालिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, बस इतना ही डाल लेते हैं, रिएक्शन डालने की जरूरत नहीं है अपने। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जैसे कोई एक सिंगल कंपाउंड है वो टूट जाता है एक मतलब एक या उससे ज्यादा एलिमेंट प्रोडक्ट में, वो बाई हीटिंग के द्वारा, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी भी डेफिनेशन लिखिएगा। देखिए डेफिनेशन, अ सिंगल एलिमेंट या कंपाउंड, अ सिंगल कंपाउंड break into 2 or more elements या फिर कंपाउंड्स किसके द्वारा, ऑन हीटिंग, किससे, हीटिंग से, इसको लिखना जरूरी है, ऑन हीटिंग, तभी अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल लिखिएगा, 2FeSO4। ठीक है, तो ये यहां पर हमने हीट दे दी रिएक्शन को, तो यहां पर हमें क्या मिली थी, FeSO2, ठीक है, प्लस SO2 और प्लस SO3। ठीक है, तो ये क्या आई अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, बस डिफरेंस था ना इसमें, हीटिंग से यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रही थी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक से डिकम्पोज होगी। कोई भी कंपाउंड है यहाँ पर, जैसे कोई यहाँ पर एक कंपाउंड था, तो ये हीट से डिकम्पोज हो रहा था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक से डिकम्पोज होगा। तो इसकी भी डेफिनेशन लिखिएगा, अ रिएक्ट या रिएक्टेंट ब्रेक डाउन on applying electric current, on applying electric current। ठीक है, ये क्या करता है, करंट को अप्लाई कर देता है। बस एग्जांपल लिखिएगा इसका, इसका एग्जांपल था ये, इसका एग्जांपल होगा 2H2O। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो अब यहां पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक, ये किससे हो रहा है, अप्लाई कर रहे हैं हम, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगा हमें, 2H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख ली। अब नेक्स्ट कौन सी रहेगी अपने अंदर, मतलब अपन को पढ़ना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। अब इसको देख लेते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये सनलाइट से डिकम्पोज होती है, ये इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये फोटोकेमिकल किससे होती है, सनलाइट से। तो इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन ऑन नहीं, आप इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल ये एनसीईआरटी में शुद्ध दिया गया है, एजीबीआर यानी कि एजी से सिल्वर होता है, बी से ब्रोमाइड, एजीबीआर रिएक्ट करके क्या मिलेगा, 2Ag। तो ये किससे होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर हम सनलाइट लिख देंगे,
तो यहाँ पर हमने सनलाइट लिख दी Ag प्लस Br2। तो ये यहाँ पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देते हैं, ठीक है। अब वो एक और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ली, ठीक है। तो अब क्या पढ़ना है, अब हमको नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नया टाइप डालेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों को हम साथ में देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को दोनों एक साथ देखेंगे तो अच्छा, अपने समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में अच्छा आसानी रहेगी। तो यहां पर हम डालेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इस तरफ डालेंगे हम, इस तरफ क्या डालेंगे हम? रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है दोनों अलग अलग, बट हम समझने के लिए, आसानी के लिए यहां पर हमने डाल लिया है, ठीक है। तो अब समझे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है। और पहले अपन पॉइंट लिख लेते हैं जिससे अपन को ध्यान रहेगा। तो यहां पर शुद्ध लिख लेते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, और नेक्स्ट लूज या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इसके अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये भी एटम है, नहीं, हाँ एटम है, एटम, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्लियर हो गया होगी, ऑक्सीडेशन के अंदर गेन ऑक्सीजन होता है, ये याद रखिए, ओ से ऑक्सीडेशन, वो सॉरी, ओ से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एटम गेन होता है, और रिडक्शन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया एकदम, जैसे मान लो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध अपन बैलेंस करके चलते हैं पहले से ही, एंड ये हमने हीट अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो अपन ने क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड, क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉलिड होता है और ऑक्सीजन तो अपनी गैस होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें क्या दी, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, इसमें क्या है? गेन ऑक्सीजन। तो ये कॉपर था, यहाँ पर भी कॉपर है, तो इसके अंदर क्या आया कि जो ऑक्सीजन थी वो इसके अंदर आकर, जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई है कॉपर के साथ, तो ये अपने कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। एग्जाम्पल इसका CuO प्लस H2, तो Cu हो गया, यहां से हट गया, हट गया कि नहीं हट गया? तो इसको ही हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। और इसके अंदर देखो ना, यहाँ पर जो कॉपर था इसमें ऐड हो रहा था, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर जो इसमें से लॉस हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अब इन दोनों को ही मिलाकर एक बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन दोनों को मिलाकर ही एक बनता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं आसानी के लिए, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जो दोनों ही एक साथ मिल जाएं, यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा हो, तो उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसके यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction takes place, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं अच्छा आसानी सा। सो CuO प्लस H, तो Cu प्लस H2O। तो अब यहां पर देखना, सॉरी यहां पर दिखानी होगा आपको, तो ये लिख दिया हमने यहां पर एग्जांपल कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ओके।
एंड यहाँ पर हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें से जो ऑक्सीजन थी इसमें से लॉस हो रही है, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब इसके अंदर शायद जैसे तो हटता नहीं है, फिर भी हम इसके अंदर दो रिएक्शन और आती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसको भी हम यहाँ पर कुछ थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट, और इधर डाल लेते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट हो जाता है ऑक्सीडेशन का यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, और रिडक्शन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सीधा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं कि सबस्टेंस which gives ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन क्या देता है यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था, ऑक्सीजन लेता था, गेन करता था। यहाँ पर ये देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लग गया, सो एजेंट लगने से दोनों में अपोजिट हो जाता है। ठीक है। गेन एंड हाइड्रोजन और दैट which reduce itself is an oxidizing एजेंट। तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा और हाइड्रोजन गेन हो जाएगा। सो सेम इसी के अंदर है, रिडक्शन रिएक्शन के अंदर रिडक्शन एजेंट में हाइड्रोजन यहाँ पर गेन हो रहा है तो इसके अंदर लॉस हो जाएगा, उसके अंदर लॉस हो रहा है तो इसके अंदर गेन हो जाएगा। फिर भी हम इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखिए गए कि सबस्टेंस, यहाँ पर हम ऐसा लिख दे, इससे हमको समझने में आसानी रहेगी। सबस्टेंस which gives hydrogen और gain ऑक्सीजन, और that which oxidize itself is a reducing एजेंट। ठीक है। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके अंदर वैसे तो क्या कहते हैं, ये अटा रहता है अपना, मतलब ये सिलेबस में अटा हुआ है, रेंसिडिटी और कोरोजन। तो ये क्या है, ये हमारे सिलेबस में से यहाँ पर रिड्यूस होता है, मतलब रिड्यूस है इस साल। ठीक है। रेंसिडिटी एंड कोरोजन। वैसे भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्या जाता है अपना रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में। तो रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे अपना कोई खाना है, ठीक है, जो भोजन है, भोजन के अंदर जो फैट होता है, ऑयल होता है, उसका में जो स्मेल आती है, बदबू आती है, टेस्ट होती है, वो हमको बेकार लगता है। किसकी वजह से, रेंसिडिटी की वजह से। और कोरोजन, मेटल आर ईटन अप बाय एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस। जैसे
कोरोजन क्या होता है, जैसे कोई लोहा होता है, यहाँ पर जंग लग रही होती है तो उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। बस ये डिफरेंस था, मतलब यही है इनके बारे में। रेंसिडिटी, जैसे मान ली कोई भोजन है और भोजन के अंदर जो हमें बदबू आती है, टेस्ट करने में बेकार लगता है, तो रेंसिडिटी के कारण होता है। और कोरोजन जो आयरन है, आयरन में जो जंग लगी होती है वो कोरोजन के कारण होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बस दो ही रह गई हैं, तो यहां पर हम डालते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस बच्चे को ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा जिसको एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जैसे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा जो एटम है वो इसको रिप्लेस कर सकता है, इसको इसको उठाकर ये लग सकता है। तो इसको हम एक इसके अंदर दूसरा चैप्टर एसिड एंड बेस के अंदर मैं एक इसकी ट्रिक बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको ऐसे ही समझ लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो इसके अंदर जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बस। ठीक है, और मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, उसका भी लिंक दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट को यहाँ से रिड्यूस कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, उसको आपको नई वीडियो मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो में बना के दे दूंगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, किसमें से, कोई एक कंपाउंड में से, उसी को हम यहां पर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहां पर लिखते हैं अपन आयरन, लिखते हैं यहां पर, देखते हैं आयरन प्लस CuSO4, Cu है यहां पर दोस्त। ठीक है, कुछ और मत लिख लेना। तो यहां पर अब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये यहां पर अपनी रिएक्शन मिलेगी FeSO4 प्लस Cu। तो इसके अंदर जो Fe है, जो आयरन है, वो डिस्प्लेस कर देगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है CuSO4 में से। CuSO4 में से क्या करता है, यहां पर Cu डिस्प्लेस, मतलब डिस्प्लेस कर देता है यहां पर आकर। ठीक है, तो यहां पर चेंज कर देता है कलर को, जैसे ब्लू से हुए लाइट ग्रीन कर देता है इस रिएक्शन के अंदर। और हाँ, एग्जाम में जरूर आती है, जैसे मान लो कौन सी रिएक्शन है जिससे ग्रीन कलर बनता है, रेड बनता है, येलो बनता है, उसके भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिएक्शन है ना, बस ये इसी के कारण से ये पैसे ब्लू कलर देती है ये रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पर आयरन से रिएक्शन हुई तो ये यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या हुआ, यहाँ पर जो आयरन था वो तो मोस्ट रिएक्टिव था, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर यहाँ पर भगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो कंपाउंड हैं जो एक्सचेंज हो जाते हैं उसके आयंस। ठीक है, और एक नया कंपाउंड बना ले, बस सीधी बात है। अब यहाँ पर आयंस, तो आयंस नहीं पता होगा, आयन होते कैटायन, एनायन होती हैं, प्लस पॉजिटिव साइन होते हैं, उसी को आयंस बोलते हैं। उसकी भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना कर दूंगा, तब तक के लिए आप बस समझिएगा। एक पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर, टू compounds exchange their ions to form new compounds। ठीक है, एक नए कंपाउंड से न्यू कंपाउंड
टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। न्यू कंपाउंड के लिए जस्ट चलिए एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहां पर बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर मैं आयंस आपको कैसे बताऊं, आपको आयंस तो पता नहीं होगा कि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, और सल्फर ऑक्सीजन यानी कि इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव होता है, किस पर क्या होता है, तो आपको ये कुछ तो आपको अभी पता नहीं है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो था Ba के साथ SO4 आ गया और Na के साथ Cl आ गया, बस ये याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बस इसी के बाद शूट करूंगा कि कौन से चार्ज पर कितना चार्ज होता है और किस पर पॉजिटिव होता है, किस पर नेगेटिव होता है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देख लेंगे तो उसके अंदर जो क्लोरीन है, क्लोरीन है, बहुत से चार्ज हैं जिसके ऊपर नेगेटिव होता है, और जैसे और के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और किसके ऊपर कितना चार्ज होता है आयंस। ठीक है, तो और एक और इसके अंदर पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट एक अच्छा सा और मिल गया मुझे कि जैसे लिखते हैं फिर बाद में देखते हैं, समझते हैं कि आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर अ chemical reaction, when one of the product formed in solid state, called precipitation reaction, for state called precipitation reaction। तो ये आपकी एनसीईआरटी में दी थी, इसलिए मैंने ये आपको बता रहा हूं थोड़ी सी। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बाद जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट है, जो एक सॉलिड स्टेट होगा, उस प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट है, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, और एक और पॉइंट है अच्छा सा कि ये क्या करता है, टेक प्लेस ओनली व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाई सॉल्युबल साल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हाई लेवल वाला सॉल्युबल साल्ट होता है एक, और इसके अंदर एक नया पॉइंट डालेंगे। नया पॉइंट पे लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड बेस के अंदर जो रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं, अब तब आपको पता चलेगा। रिएक्शन बिटवीन when लिखेंगे यहां पर हम एसिड बेस रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो रिएक्शन एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होगी और साल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल से यहां पर आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल होगा जैसे HCl, तो ये अपना क्या होता है, एसिड होता है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, मैं एक बताऊंगा आपको। और Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है। तो इससे क्या बनेगा, ये एसिड और ये बेस, इन दोनों की रिएक्शन से, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से हमको क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। साल्ट के लिए NaCl प्लस H2O। ठीक है, वाटर।
तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप कि हमने मेन पॉइंट यहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया है इसके अंदर। यदि आपको सब कुछ पसंद आया हो तो यहाँ पर अपना चैप्टर होता है एंड। ठीक है, तो तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट है अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और उस चैप्टर के लिए तब तक के लिए सब्सक्राइब कर बैठिएगा। तो अब यहाँ पर अपना चैप्टर एंड होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे एसिड एंड बेस। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिएक्शन एंड इक्वेशन एकदम पावर मैप के साथ देखेंगे, की पॉइंट के साथ कि इसमें मेन पॉइंट क्या है और इसके टाइप भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हम। इसके अंदर केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, राइट ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसके ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे हम इसको केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। फिर इसके अंदर हम उसके टाइप भी देखेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, और भी हैं इसके अंदर जो सब कुछ देखने वाले हैं, वो भी पॉइंट बाई पॉइंट के साथ। ठीक है, और आपको नोट्स बनाने तो मेरे साथ आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डालते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे ऊपर हेडलाइन में केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इस चैप्टर का नाम डाल लिया है हमने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो अब चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज, और देखते हैं यहाँ पर फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो याद आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होगा यदि आपने 8th-9th क्लास में पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिए हैं 1 या 2 और उससे हमें न्यू सब्सटेंस मिल जाए और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी चेंज हो जाए, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। और इसके अंदर जैसे हमने सब्सटेंस लिए, ठीक है, तो यहाँ पर और उसका कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, यदि बर्फ़ का पिघलना वाटर बन जाएगा तो ये क्या एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, और जैसे कंबंशन ऑफ एलपीजी, तो ये क्या, ये एक केमिकल चेंज का यहाँ पर डेफिनेशन है, उदाहरण एग्जांपल है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ 1 पॉइंट लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। जैसे केमिकल चेंज किसे कहते हैं, जैसे उसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो, तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसकी जो सब्सटेंस हमें न्यू मिलेगा ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी की सारी चेंज हो जाएंगी, केमिकल चेंज में हो जाएंगी। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग RUSTING ऑफ आयरन, तो इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। कर्ड ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, कंबशन ऑफ LPG, ये क्या इसके एग्जाम्पल हैं, लिख लेते हैं। कर्डिंग ऑफ मिल्क, इसका मतलब है कि दूध से दही बनता है ना, उसको ही हम बोलते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क। बर्निंग ऑफ कैंडल, हाँ ये बहुत ही स्टूडेंट इसको फिजिकल चेंज मानते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल को। बर्निंग ऑफ कैंडल ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये केमिकल की शो होती है इसमें के अंदर। और एक और एग्जांपल आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसको लिख लेना, आप कैमरा में दिख रहा है, कंबट्सन ऑफ LPG। ठीक है, तो ये है
केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब केमिकल चेंज कैसे होता है ये आपको पता चल गया होगा। यदि कोई सब्सटेंस है उसे नया फॉर्म मिल जाए तो उसको केमिकल चेंज बोलते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। और इसके अंदर सेम उल्टा हो जाएगा इसका, जैसे इसके अंदर न्यू सब्सटेंस मिलता है सब्सटेंस बन के, तो इसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसके अंदर यही ये हो जाएगा न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक नो। एंड इसके अंदर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सच एज द शेप, साइज और कलर और डेंसिटी। तो इसके अंदर जो फिजिकल चेंज के अंदर ना इसकी एक तो शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, इसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस such as shape, size, color and density। तो ये सब कुछ जिसके अंदर शेप, साइज, कलर, डेंसिटी चेंज हो सकती है, ये कोई फिजिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा और कुछ चेंज हो गया तो फिर वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल शो करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका सही कर लेता हूँ। तो एग्जांपल रहेगा अपना पहला बॉइलिंग ऑफ वाटर से क्या होता है, वाटर वेपर। नेक्स्ट हो जाएगा अपना मेल्टिंग ऑफ आइस से क्या वाटर मिलेगा अपने। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी लिख सकते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इनटू वाटर। पानी के अंदर यदि नमक को उसके अंदर डिसॉल्व कर दें तो ये अपनी फिजिकल चेंज ही है। ठीक है, तो उसके अंदर डिसोल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर ऑफ साल्ट इनटू वाटर। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसको आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम यहाँ पर अब केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या।